हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं क्रिया। इससे पहले की जो वीडियो है उस पर मैंने क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है और हाथ से नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, क्रिया के बारे में, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और धातु के बारे में भी यानी विस्तार से बताया है। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें। तो हमारा जैसा कि हमारा विषय है क्रिया, तो इसमें हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया है और धातु को भी समझा दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, है ना। अकर्मक सकर्मक क्रिया को हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो इसके भी दो भेद थे। फिर इसमें एक पॉइंट है इसी का, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए थे। ठीक है, संरचना के आधार पर। तो हम आज संरचना के आधार पर जो क्रिया के 5 भेद हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सकर्मक क्रिया हो या फिर अकर्मक, सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया हो, क्या, किसे, किसको, प्रश्न किए जाने पर अगर अकर्मक क्रिया है तो उत्तर नहीं मिलेगा और सकर्मक क्रिया है तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मैंने कल समझा दिया है। अब यहां से आगे थोड़ा समझने वाले हैं इसको। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया पदों से क्या तथा किसे प्रश्न किए जाने पर उत्तर प्राप्त हो रहा है, अतः सिल रही है, काट रहे हैं, बुलाया, क्रियाएं क्या है, सकर्मक क्रिया हैं। विशेष क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना उसकी मूल प्रवृत्ति है। क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्ति के बारे में मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें बता दिया है। ठीक है, यदि कोई क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है तो फिर चाहे उसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं, वह सकर्मक ही मानी जाती है। जैसे वह पढ़ रहा है, इस वाक्य की क्रिया से यदि क्या किसे प्रश्न किया जाए तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, परंतु पढ़ना ऐसी क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात कोई पत्र, कहानी, कविता, निबंध कुछ न कुछ अवश्य पढ़ा जा रहा होगा। इस वाक्य में कर्म लुप्त है पर क्रिया सकर्मक ही मानी जाएगी। ठीक है, जैसे पढ़ क्या है, धातु है और ना इसमें प्रत्यय जोड़ा है, इसलिए इसमें पूरा जो शब्द बन के तैयार हुआ है पढ़ना। ठीक है, तो यहां पढ़ना ही क्या है, अपने आप में एक क्रिया है। तो इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इसके पे यहां देखिए, सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें बता दिया है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म पाया जाता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है। तो यहां पर क्या हो रहा, वाक्य में केवल एक कर्म कपड़े है, एक ही तो कर्म है, कपड़े है, अतः यहां क्रिया धोता है। धोता है क्या है, क्रिया है।
एक कर्मक है और ये एक कर्मक है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द्विकर्मिक। जिस क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया, तो यहाँ कौन कर्ता कौन है? माँ है। कर्म कौन है? मुझे। उपहार क्या है? ये भी कर्म है। मुझे और उपहार, इसमें दो कर्म है। और दिया, दिया क्या है? क्रिया है। तो ये इसमें क्या है? दो कर्म है। और यहाँ अभी आप देख रहे थे इसमें क्या है? एक कर्म में, इसमें एक कर्म है। सिर्फ इसमें क्या है? कपड़े, एक कर्म है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? मुझे और उपहार, इसमें क्या है? दो कर्म है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य मुझे और उपहार दो कर्मों का प्रयोग हुआ है। क्रिया दिया द्विकर्मिक है, मतलब दिया क्या है? द्विकर्मिक है। द्विकर्मिक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से क्या और किसे अथवा किसको दोनों प्रश्न करने चाहिए। यदि क्रिया दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रही है तो वाक्य की क्रिया द्विकर्मिक होगी। कैसे? जैसे गुरमीत ने सलीम को पुस्तक दी। गुरदीप ने सलीम को पुस्तक दी। गुरदीप ने पुस्तक दी। गुरदीप ने पुस्तक दी किसे? सलीम को। गुरदीप ने सलीम को क्या दी? पुस्तक दी। तो यहाँ पर क्या है? दो कर्म है, अतः यहाँ पर दी गई क्रिया द्विकर्मिक है। ठीक है, इतनी सी बात आई होगी समझ में। तो यहाँ पर क्या है? द्विकर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम अभी इसका देखने वाले हैं, संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद। देखो जो इम्पोर्टेंट है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, हमें इसको अच्छे से समझना है। यहां से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, और इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे अच्छे से समझा सकूं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 मुख्य भेद हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने ये चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो कितने भेद बता दिए थे? 5 हैं। पहला है सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया सिंपल वर्ब है। संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब है। नाम धातु नॉमिनल वर्ब है। प्रेरणार्थक क्रिया कैजुअल वर्ब है। पूर्वकालिक क्रिया एब्सोल्यूटिव वर्ब है। ठीक है, तो जो हमारी संरचना के आधार पर कितनी है? 5 हैं, और इनको हम एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सामान्य क्रिया की बात होगी। ठीक है, सिंपल वर्ब की बात होगी। ठीक है, और सामान्य से तो आपको समझ में ही आ रहा है, सामान्य सा है ना, सामान्य सिंपल है ना। तो यहां से तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अभी देखो इसी पे बात होने वाली है। पहला है इसमें सामान्य क्रिया का से लिया हुआ यहाँ, जब किसी वाक्य में एक ही पद वाली क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। कैसे? माली ने फूल तोड़े। माली ने फूल तोड़े, यहाँ पे क्या है? एक है पद। वे कब आएंगे? वर्षा ने गीत गाया। इन वाक्यों में तोड़े, आएंगे और गाया क्रियाएं सामान्य क्रिया हैं। कैसी हैं? सामान्य क्रिया हैं। ठीक है, सिंपल हैं, ऐसे समझ लीजिए। मगर जब हम अभी मान लो आपको ये सिंपल है, ये भी समझ में नहीं आ रही है, तो जब हम इसकी संयुक्त क्रिया देख लेंगे तो फिर हमें थोड़ा ये भी समझ में और अच्छे से आ जाएगी। दूसरा पॉइंट, जैसे संयुक्त क्रिया है तो यहां संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
धातु किसे कहेंगे? देखो पी क्या है? धातु है। कल इससे पहले की जो वीडियो है उसमें धातु को बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। जो बच्चे थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं वो धातु को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। मूल शब्द दो या दो से अधिक वस्तुओं के योग से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक कप चाय पी लो, एक कप चाय पी लो। अब यहां पर क्या है? पी प्लस लो, समझ लो इसे अच्छे से, पी प्लस लो। एक तो अभी आप किसी से बात कर रहे हैं तो या तो जैसे हम कप पकड़ा रहे हैं, लो ऐसे कह देते हैं ना, लो डायरेक्ट ही, या फिर पी लो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एक चित्र बना दीजिए। अब यहां बना प्लस दीजिए, ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। देखो बना अलग है, दीजिए अलग है, दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इस बात का ध्यान करो, अच्छे से समझें इसे। जैसे पी, अगर आप किसी को सिर्फ कह दोगे पी तो वो समझ लेगा ना कि पी के लिए, और सिर्फ एक ही शब्द में सिर्फ एक ही कहने का मतलब एक ही अक्षर है, इसमें हमें पूरी क्रिया समझ में आ रही है। पी है ना, पी, अरे इसको पी है ना, कह देते हैं लो। लो जब कोई चीज देते हैं तो पूरी बात समझ में आ रही है पी और लो से, और ये दोनों क्या हो गए हैं? फिर संयुक्त हो गए हैं। वना से अलग अर्थ निकल के आ रहा है और दीजिए से अलग, और पूरा सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। अब यहां से समझिए, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं एक से अधिक धातुओं के योग से बनी हैं, अलग अलग धातुओं से बनी हैं, ठीक है, इसीलिए ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा आप समझते हैं, ठीक है। सर्वनाम यह वह, और या फिर विशेषण या विशेषण आदि से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे अब ये बात समझ में आ गई, नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा तो आप समझते हैं ना, किसी का नाम, जगह, स्थान, सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम यह वह, ये क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो नाम की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाम न लेकर के यह या वह बुलाएं किसी को। विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताता हो, विशेषण आदि से बनती है। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहां क्या है? शब्द है, शब्द है, नाम धातु इधर क्रिया है, और यहां शब्द है, इधर नाम धातु, ये अलग अलग है, ऐसे समझ लो इसको। ये पार्ट एक अलग है और इधर का अलग है। तो यहां संज्ञा शब्द कौन सा है? हाथ है, ठीक है। संज्ञा शब्द कौन सा है? और नाम धातु क्रिया हो जाएगी हथियाना। हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना, है ना। कभी कभी कह देते हैं ना कि इसने मेरी जमीन को हथिया लिया है ना। यहाँ पर क्या है? बात, बात से बतियाना, काफी देर से बतिया रही हो, है ना। अब यहाँ संज्ञा शब्द क्या है? झूठ, झूठ, झूठ से झुठलाना, झूठ से झुठलाना। शर्म से शर्माना, शर्म शर्माना। तो यहाँ क्या है? ये हमारे शब्द हैं, ठीक है, संज्ञा शब्द हैं, और इनसे नाम धातु क्रिया। तो ये बात संज्ञा वाली समझ में आ गई होगी। अब सर्वनाम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? अपना है, अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है, ठीक है। और जब हम उससे क्या बनाएंगे? कोई शब्द बनाएंगे, नाम धातु क्रिया बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? अपनाना,
अपनाना, ठीक है, अपना से अपनाना, है ना। अब विशेषण, नेक्स्ट पॉइंट है विशेषण। अब यहां जैसे गरम, गरम क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। गरमाना, गरमाना क्या है, नाम धातु क्रिया है। लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा, यूं तो लंगड़ा आम को भी बोलते हैं, ठीक है, मगर यहाँ आम नहीं होगा, है ना। और इससे फिर नाम धातु क्रिया हो जाएगी लंगड़ाना, लंगड़ाना। अगर किसी के कहीं चोट लग गई है तो वो लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, ठीक है। और जैसे लंगड़ा, तो अब किसी के पैर मानो फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो उसको तो सिंपल सीधा कह ही देंगे कि भाई ये तो लंगड़ा है ना। और अब वो चल रहा है तो कैसे चल रहा है, लंगड़ा करके चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ विशेषण है। चिकना, चिकनाना, चिकना, चिकनाना। दोहरा, दोहराना। यहां पर आना, आना क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वो स्वयं तो काम कर नहीं रहा है मगर दूसरे से करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, मालिक ने नौकर से सफाई करवाई। ये चीज देखी होगी आपने भी कई बार कि जब घर में काम वाली आ जाती है तो हम खड़े रहते हैं और बताते रहते हैं ये करो वो करो, ठीक है। अगला पॉइंट है, पिताजी ने करण से कार चलवाई, ठीक है। वो खुद नहीं चला रहे, दूसरे से, या फिर मैं कह दूं कि मैंने मोहन से पत्र लिखवाया या रीना ने मोहन से पत्र लिखवाया। यानी हम किसी काम को स्वयं तो कर नहीं रहे हैं और किसी से करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पदों से यह स्पष्ट है कि इन वाक्यों के कर्ता यानी हम स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित कर रहे हैं। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप हैं। अब देखो इसके भी दो रूप हैं, ठीक है। जैसे क्रिया है का भी देखा था ना कि एक तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद थे, एक कर्मक और द्वय कर्मक। इसी तरह से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसे समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार अगर इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पर बात करने वाले हैं। जब कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित होकर, इसमें क्या कह रहा है, सम्मिलित होकर, जैसे हम अभी करवा रहे हैं, होकर किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तब क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कैसे, माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, काव्या बिल्ली को दूध पिलाती है, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। वाक्य में सोने की क्रिया बच्चे द्वारा तथा वाक्य दूसरे में दूध पीने की क्रिया बिल्ली द्वारा हो रही है, परंतु इनको प्रत्यक्ष रूप से माँ और काव्या
माँ और काव्या क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, माँ बच्चे को सुला रही है, ठीक है, और काव्या दूध, मतलब ये कार्य हो तो दूसरे के ही द्वारा रहा है। ठीक है, हम स्वयं तो कर नहीं रहे हैं, मगर हो माँ जैसे बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इतनी सी बात क्या समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्यों में कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित न होकर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है और दूसरे से ही कार्य करवाता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कुम्हार अपने पुत्र से मिट्टी के खिलौने बनवाता है। कुम्हार अपने पुत्र से मिट्टी के खिलौने बनवाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वहां पर काव्य बिल्ली को दूध पिलाती है ना, तो उसने दूध वहां पर रख रखा है और वो इंतजार कर रही है बिल्ली दूध पी ले। यहाँ माँ क्या कर रही है? बच्चे को सुला रही है, तो ये प्रथम में आ जाएंगे और ये द्वितीय में हो जाएगा। अब मतलब वो खिलौने तो बनवा रहा है, मगर किससे? अपने पुत्र से। राधा रोहन को नौकर से झूला झुलवाती है। राधा रोहन को नौकर से झूला झुलवाती, यानी खुद नहीं झुला रही है, अपने नौकर से कह रही है कि जाओ उसको झुलाओ ताकि वो सो जाए। ऐसे ही जब क्लास में जब टीचर पढ़ाता है और बच्चे को जब मानो वर्णमाला या 1 2 3 उसे नहीं आते हैं, तो टीचर क्या कहता है? तो चलो श्याम पट पर लिख के दिखाओ। ठीक है, या फिर दूसरे मॉनिटर से कह देंगे कहाँ गलती कर रहा है थोड़ा देखता रहे, या दूसरे बच्चों से कह देते हैं उन्हें भी सीखने के लिए कि देखो ये तो लिख रहा है श्याम पट पर, मगर तुम इसकी गलती निकालो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? टीचर क्या कर रहा है? बैठा बैठा खुद तो बैठा है, मगर उसने सब कुछ जो बच्चे बैठे हुए उनको भी उसकी गलती निकालने के लिए लगा दिया है, और वो तो लिख ही रहा है ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में बनवाता है तथा झुलवाती है क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। देखा होगा आपने, कई बार मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं कि क्लास को अच्छे से देखो, कोई बच्चा अगर शोर करता है तो बताना। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भी इसी में आ जाएगा, है ना, द्वितीय में। अब है 5वें नंबर के पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से पता नहीं चल रहा है, पूर्व है ना। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह घर आकर सो गया। वह घर आकर सो गया। घर आया था, पहली क्रिया हो गई, दूसरी सो गया, है ना। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है इसमें, बच्चे पढ़कर खेलने चले गए। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बनाकर खेत पर चली गई। ठीक है, पापा जी खेत से आए और बाजार चले गए। तो यह क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पहले पूर्व में उन्होंने कर ली है, दूसरी करने के लिए कर रहे हैं या करने के लिए गए हैं या हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त आकर और पढ़कर ऐसी क्रियाएं हैं जो वाक्य की मुख्य क्रियाओं सो गया
और चले गए से पूर्व घटित हो रही हैं, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। कि एक तो हमने पूर्व में एक क्रिया हमारी हो ही गई है, ठीक है। कपड़े धोकर वो नहा लिए, कपड़े धोकर नहा लिए, ठीक है, या फिर नहा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको थोड़ा और समझ लेते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें इसको समझा दिया है, मगर हम एक बार फिर से इसे समझा देते हैं, ठीक है। कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने संरचना के आधार पर पढ़ा है, ठीक है, समझने का प्रयास किया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और मैंने दोनों में ही अच्छे से बता दिया है कि क्या, किसे और किसको लगा करके जब आप प्रश्न करेंगे और आपको उत्तर मिल जाता है, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, अगर लगाकर उत्तर मिल रहा है, अगर लगाकर उत्तर मिल रहा है तो हो जाएगी सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। दोनों में ही आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करें, ठीक है, वाक्य में, तो क्या हो जाएगा, आपको उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो सकर्मक क्रिया होती है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, कितने हैं, 5 हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं। सामान्य क्रिया हमने पढ़ ली है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। सिर्फ एक क्रिया हो तो क्या कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से, धातु मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने धातुओं को, जैसे पढ़, लिख, ठीक है, ये क्या है, धातु है ना, हंस, ये सब क्या है, धातु हैं, है ना, बोल, ये सब क्या है, धातु हैं। अगर आप संस्कृत की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप वहाँ से जब इसे देखेंगे ने तो आपको क्लियर धातु समझ में आ जाएगी। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके हम उसके रूप परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। धातुओं से मिलकर बनी हो तब वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट इसमें देखिए, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जो अभी हमने समझ ली है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्रिया का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और मैंने पूरा प्रयास किया है विस्तार से समझाने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक दो बार इसे वीडियो को जब देखेंगे, सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर एक चीज़ और है, आपको सर्वनाम, विशेषण, ये चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो अगर ये आपको नहीं आ रहे हैं तो इन्हें समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जल्दी समझ लेंगे। और ट्रिक की बात बता दूं तो इसमें ये मैंने बता ही दिया है, इसकी पहचान क्या है, क्या, किसे, किसको। आप अगर वाक्य में इस तरह
कि जब क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहीं पर हम लास्ट करते हैं। ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी रही क्लास आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।